अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सब ठीक हैं? अच्छा, आज हम ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बाय स्टीफन हॉकिंग की बुक का रिव्यू कर रहे थे, तो वो चैप्टर वाइज करना काफ़ी लेंथी हो रहा था। तो मैं सोच रहा था कि ना आगे कुछ कोई ख़ास चीज़ें भी नहीं है, कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो मैं सोच रहा हूँ कि इस पूरी बुक का ही आज रिव्यू कर लेते हैं, जो बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स बचे हुए थे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ। तो ये एंटी मैटर क्या होता है? एक मैटर होता है, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक एंटी इलेक्ट्रॉन होता है। जब वो दोनों आपस में जाएँ तो बेसिकली कुछ भी नहीं रहता। तो इस तरह एक हमारी ज़मीन इसका ये भी कंसेप्ट है कि ये जो मैटर है इसका एक एंटी मैटर भी होगा। जहाँ मैटर एंटी मैटर जब आपस में मिलेंगे तो बेसिकली कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है। द वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव मटेरियल इज एंटी मैटर। 1 ग्राम 62 ट्रिलियंस का है। ठीक हो गया एंटी मैटर का। और वर्ल्ड इकोनॉमी है 110 ट्रिलियन। काफ़ी फैसिनेटिंग लगा, इस वजह से मैंने कहा शेयर कर दूं आप लोगों के साथ। तो ये एक और भी, रोम बर्न फॉर 6 days इन 64 AD एंड एम्पर नेरो सपोजली प्लेइंग म्यूजिक वाइल वाचिंग इट ऑल। ये भी 64 AD का वाक़या है कि रोम ने मतलब आग लगी हुई थी और वो जो एम्पर साहब थे वो म्यूज़िक मतलब में मगन थे। म्यूज़िक, ठीक है, तो के उस पे एक शायर भी मुझे आता है कि लगा के आग शहर को ये बादशाह ने कहा, उठा है दिल में आज तमाशे का शौक़ बहुत, सर झुका के सभी सभी शाहपरस्त बोले हजूर का शौक़ सलामत शहर और बहुत। तो ये वही वाला कंसेप्ट है कि पूरा शहर जल रहा है और एम्परर साहब बैठे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं, बजा रहे हैं। और एक तीसरी कोटेशन भी है, मोरालिटी इज़ अ मैटर ऑफ मनी, पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ मोरल्स। भाई आजकल मोरालिटी आपकी जो आपके पास पैसा है उस पे है, उस ये मैटर करता है। क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप भाई मोरल लिहाज से भी आपकी जो मोरालिटी लेवल पे आप किसी पे भी ला नहीं करते हैं। ठीक हो गया, ये आजकल बेटा। अच्छा, हम चैप्टर 2 को देखेंगे, स्पेस एंड टाइम। आवर प्रेजेंट आइडिया अबाउट द, देखो हमें ये चीज़ तो पता है कि अरिस्टोटल का और गलीलियो, ये दोनों कहते हैं, अरिस्टोटल, गलीलियो और न्यूटन्स कहते हैं कि इनमें एक चीज़ कॉमन थी, वो ये थी कि जो हमारे पास एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है। और कब तक रेस्ट में रहेगी? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल ना करे। ठीक है, ये तो। और दूसरा आइडिया था कि अब अभी इसमें अरिस्टोटल को निकाल दो। ठीक है, तो ये गलीलियो और न्यूटन का है। वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास दो कोई चीज़ें हैं, मतलब एक बॉल ले लो और एक कोई पर वगैरह ले, छोटा जो जिसका लाइट वेट हो। जब उन दोनों को छोड़ेंगे तो आपके पास बॉल नीचे ज़मीन पे जल्दी पहुंचेगी। ठीक है, क्योंकि उसका वेट है। ये अरिस्टोटल का ख्याल था। ठीक है। शुरू में कुछ दिन जब गलीलियो रिसर्च पे था तो उसने सब पहले भी इसके उसने कहा था कि ना कि भाई ये सही, अरिस्टोटल ने सही कहा है कि जो वेट जिसका हैवी वेट होगा वो जल्दी ज़मीन पे पहुंचेगी। मगर उसके बाद गलीलियो और एक्सपेरिमेंट कर, जैसे कि पिसा पे झुके हुए मीनार पे, वो इसको एक्सप्लेन करते, फिज़िक्स की 9th क्लास की बुक में भी है। बट वो इसको स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि ऐसा कोई किस्म का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था पिसा पे झुके हुए उसके मीनार पे। अलबत्ता हाँ, इससे इक्विवेलेंट कोई एक वाक़या हुआ था कि जिसमें एक बॉल और एक लाइट वेट चीज़ जब अपनी ऊपर से फेंकी गई तो वो दोनों भाई मतलब उनकी स्पीड मतलब एक जैसी थी। ठीक हो गया, मगर वक्त के साथ साथ बॉल जल्दी नीचे आ गई और फिर इधर ऊपर होकर रह गया। बट ये था सिर्फ ग्रेविटी की वजह, सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से, एयर रेजिस्टेंस की वजह से। अगर हम इनको टोटली एक्सक्लूड कर दें, इन सारों को ख़त्म कर दें, एयर रेजिस्टेंस को, तो आप देखेंगे कि आपको जो दोनों चीज़ें हैं वो एक ही वक्त में ज़मीन पे चलेंगी। आपका वेट, आपकी ग्रेविटी का आपकी वेट, हाँ देखें, वक्त के साथ साथ जो स्पीड वो तो बढ़ती जाती है। ठीक है। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी स्पीड ज़्यादा और ज़्यादा हो जाएगी। ग्रेविटी की अगर हद तक देखें तो वो दोनों सेम ही, चाहे वो लाइट वेट हो चाहे वो हैवी बॉडी हो, तो वो दोनों एक ही साथ ज़मीन पे गिरेंगे। और आज ये ट्रू है कि अगर हम कोई भी चीज़ वर्टिकली फेंकेंगे तो चाहे लाइट वेट हो चाहे हैवी वेट हो, तो वो दोनों एक टाइम में ज़मीन पर गिरे। ये गलीलियो और न्यूटन ने ये साबित कर दिया हुआ है। अपने लास्ट में भी न्यूटन ने ये कहा है कि
ये दोनों एक ही टाइम पे ज़मीन पे जाके गिरेंगे। ठीक हो गया। अब आगे आते हैं 5 बाकी दो जो चैप्टर तीसरा चौथा उसमें तो मुझे कुछ नहीं मिला ज़्यादा। अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड द फोर्स ऑफ नेचर। अरिस्टोटल का था यकीन था कि ये जो जितना भी मैटर आपको मिलेगा ना, मैटर है, ठीक है, तो ये अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर से मिलके बना हुआ है। वो ये कहता है कि ये सारी चीज़ें जो आपको जो नज़र आ रही हैं, ये सारी आपको इनके बेसिक यूनिट्स हैं, वो ये इनसे मिलके बने, अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर। दीज एलिमेंट वर एक्टेड ऑन बाय टू फोर्सेस, ग्रेविटी एंड टेंडेंसी फॉर अर्थ एंड वाटर टू सिंक। ठीक हो गया। एंड द टेंडेंसी फॉर एयर एंड फायर टू फोर्स इज स्टिल यूज टूडे। ठीक हो गया। ये एरिस्टोटल का बिलीव था। आगे चल के देखते हैं। और उस ये इसमें इस चैप्टर में सिर्फ जैसे ये पहुंच जाए कि बेसिकली एरिस्टोटल का ख्याल ये था कि ज़मीन, पानी, आग और हवा से मिलके ये मैटर पूरा बना हुआ है। ठीक है। तो उसके बाद ब्लैक होल पे चलते हैं। ये चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। द टर्म ब्लैक होल ऑफ recent origin was coined in 1969 by the American scientist John Wheeler as a graphic description of an idea goes back at least 200 years to a time when an idea that goes back 200 years ago, a time when there was two theory about light। देखें, जॉन व्हीलर अमेरिकन साइंटिस्ट थे। अच्छा, जो 200 ईयर्स वो कहते हैं पीछे चले जाएँ तो दो आइडियाज़ थे कि लाइट बेसिकली कुछ लोगों का ख्याल था कि लाइट बेसिकली आपकी कंपोज्ड हुई है, वो पार्टिकल हैं, बिहेव है, और उसके बाद जब कुछ लोगों का ख्याल था कि वो वेव लाइक बिहेव करती है। तो फिर जब क्वांटम आइंस्टाइन का दौर आता तो आइंस्टाइन ये क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिज़िक्स की थ्योरी को देख के क्वांटम मैकेनिक्स के जब देखते हैं तो वो देखते हैं कि ये दोनों थ्योरी सही होती हैं, क्योंकि लाइट जो है वो पार्टिकल भी बिहेव करती है और वेव लाइक भी बिहेव करती है। ठीक है। ओन अब आगे चलते हैं। होंदा अज़म ये क्या है, 1969 में ब्लैक होल की टर्म को ओरिजिन किया गया था। और इसमें ये भी कहा था कि और लाइट का भी इधर ही वो फिर है कि लाइट बिहेव पार्टिकल भी करती है। और इसने आइंस्टाइन और न्यूटन की थ्योरी को आपस में कंबाइन करके दिया। ठीक हो गया। जॉन व्हीलर अमेरिकन साइंटिस्ट ऑन द अजम्पशन कैम्ब्रिज डॉन जॉन माइकल रोड अ पेपर इन 1383 in a philosophical as a transaction of the Royal Society of the London, in which he pointed out that the star that was sufficiently massive and compact, which have strong gravitational field that light cannot escape, and light emitted from the surface of the star would be dragged back by the star gravitational attraction or it could get away from her। वो कहता है, ये जो जॉन मिचेल हैं, वो कहते हैं कि आपके पास एक स्टार होगा और स्टार की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होगी, जब भी उस तरह से लाइट एस्केप या निकलने की कोशिश करेगा तो वो लाइट को दोबारा ड्रैग बैक कर देगा और लाइट को अपनी उस सरफेस से निकलने ही नहीं देगा। वो इस जिसकी इतनी ग्रेविटी हो जो लाइट को एस्केप नहीं होने देता, इसको वो ब्लैक होल कहता है। ठीक है, कि लाइट को वो इधर से निकलने, और जिस जगह से लाइट एस्केप नहीं कर सकती, उस सेंटर को वो उस ब्लैक होल को और इसके सेंटर को कहता है इवेंट होराइजन, कि ये भी किसी भी लाइट को इधर से एस्केप नहीं होने देता। अगर जो लाइट आज वो, और इसको ये भी कहता है कि हमें उसकी जो ब्लैक होल की ग्रेविटी फील होती है, ठीक है, मगर हमें पता नहीं है कि वो हमसे कितना दूर है, क्योंकि हम उस लाइट हम तक पहुँचे तो हमें पता चले कि ना, कि हम बता सकें कि इसकी लाइट कहाँ इतना हमारे तक कितना किलोमीटर फासला, कितना लाइट ईयर्स का फासला तय है कि हमारे पास आई है, तो हम उसको बता सकते हैं कि वो हमसे कितना दूर है। ना लाइट एस्केप ब्लैक होल से होती है, ना ही हम ब्लैक होल को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गए, यहाँ तक की बात हो रही है जब। अब आगे चलते हैं। स्टार, अब उसके बाद ये बात ख़त्म हो गई कि ब्लैक होल कैसे, हमें ब्लैक होल का ओरिजिन कहाँ पे है, हमें ये इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि लाइट एस्केप नहीं हो सकती। अब आगे चलते हैं कि ये ब्लैक होल बनता कैसे है। स्टार इज फॉर्म्ड व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस, मोस्टली हाइड्रोजन, स्टार्ट टू कोलैप्स इन वन इट्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस। ठीक है, देखो, स्टार कब बनता है, जब लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या करती है, कोलैप्स होती है, सेंटर में कोलैप्स होती है। ठीक हो गया। और जब सेंटर में कोलैप्स होती है तो इसका टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज़ करता जाता है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है जो, तो ये एक्सपैंड होती जाती है। ठीक है, और इसकी जो ग्रेविटी है वो बहुत दूर होती है। देखो, आपके पास एक
आप फ़र्ज़ कर लें आपके पास कुछ है कुछ, ठीक है, आप रोटियाँ जैसे रोटियाँ बनाते हैं, आप गोलन, आप रोटी को ना वो करते जाएँ, उसकी जो साइड है उनको दोबारा क्लोज़, उनको रिकोलैप्स, उस सेंटर में रिकोलैप्स करते जाएँ हर तरफ से, तो आप देखेंगे तो वो आगे से काफ़ी डेंस हो जाएगा, वो आपको जो आपको आटा मिलेगा वो काफ़ी डेंस हो जाएगा। इसको आगे जाके वो एक्सप्लेन कर, एज द कॉन्ट्रैक्ट एटम ऑफ द गैस कोलाइड विद ईच अदर एंड द मोर फ्रीक्वेंटली एट अ ग्रेटर एंड ग्रेटर स्पीड as the gas heat up, eventually the gas will be hot, and when the hydrogen atom collide they have no longer bonds each other। जब टेम्परेचर इस हद तक बढ़ जाता है तो हाइड्रोजन एटम की जो कोलाइड है वो बाउंस बैक नहीं कर, बट इंस्टेड कंसील टू फॉर्म अ हीलियम। और जब हाइड्रोजन जब क्या करते हैं, जब बाउंस बैक नहीं करते, ये कन्वर्ट हो जाते हैं हीलियम में, ठीक है, हीलियम में बनते हैं। The heat released in this reaction what is like a control hydrogen bomb explosion। वो कहते हैं ऐसे करें कि इतनी हीट रिलीज होती है जैसे कि एक हाइड्रोजन बम एक्सप्लोड हुआ, उतनी किस्म की जब आपके पास बनते हैं, ठीक हो गया। The additional heat also increased with the presence of the gas until it sufficient to balance the gravitational attraction and the gas step। अच्छा, और ये इसी से gravitational attraction आपके पैदा हो, it is like a balloon, there are a balance between the pressure of the air inside which is trying to अच्छा take the balloon expand and the tension in the rubber which are trying to take the balloon smaller stall will remain stable like this for long time which from the nuclear reaction balancing the gravitational attraction। अच्छा, ये वही बात है कि जो आप ऐसा करें कि आपके पास हाथ में एक बलून है और आप उस बलून को ऊपर जाने ही नहीं दे रहे, उसको सेंटर में रोका हुआ है, तो ग्रेविटी बेसिकली इस तरह ही इंक्रीज़ करेगी, ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं। इन 1928 इंडियन ग्रेजुएट साइंटिस्ट, अच्छा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर सुब्रा अच्छा इधर से नज़र से, एक मिनट, सुब्रमण्यन चंद्रशेखर, अच्छा, ये इंग्लैंड से ये कैम्ब्रिज जा रहे थे स्टडी करने के लिए, ठीक है, और एस्ट्रोनॉमर थे, एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर, इसका जो टीचर था उसका नाम आर्थर एडविंगटन था। एक्सपेक्ट ऑन जनरल रिलेटिविटी अकॉर्डिंग टू सम अकाउंट्स और जनरल टोल्ड अनगन इन द थ्योरी 1920 दैट ही हैड हियर थ्री देयर वर थ्री ओनली थ्री पीपल इन द वर्ल्ड हु अंडरस्टैंड जनरल। इसको किसी ने कहा था कि ना 3 लोग हैं जो जनरल रिलेटिविटी को समझ सकते हैं। ये बड़ा शौक हुआ है और रिप्लाई कि ये तीसरा बंदा कौन है, ठीक है, एक तो मैं और एक आइंस्टाइन है और ये तीसरा बंदा कौन है, तो उसने कहा था ड्यूरिंग वॉयजेस, अच्छा, ड्यूरिंग फ्रॉम इंडिया चंद्रशेखर वर्क आउट हाउ अ बिग अ स्टार कुड बी एंड स्टिल सपोर्ट अगेंस्ट द ओन ग्रेविटी आफ्टर इट हैड यूज ऑफ इट। वो चंद्रशेखर वो वैद बंदा था जिसने बेसिकली उसने लिमिट बताई थी कि इस लिमिट के बाद आपकी जो एक्सपेंडिंग है, आपके स्टार की जो एक्सपेंडिंग और स्टार जो वेट है, मतलब वो इसके बारे में ये चंद्रशेखर साहब ने बताया था। काफ़ी ग्रेट साइंटिस्ट है, इसके बारे में आगे जाके पढ़ेंगे भी। The theory of relativity, nothing can travel faster than light, thus if light cannot escape, neither can everything is dragged back by the gravity, so set of event region space time which is not possible to escape to reach a distance observer। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बता दिया ओके कि जिस जगह से आपकी लाइट नहीं निकल सकती उस रीजन को हम इवेंट रीजन कह सकते हैं, ठीक है, ओरिजन, ठीक है। टू सिस्टम आर जॉइन टुगेदर अच्छा देखो, एंट्रोपी का मैंने आपको बता चुका है, जब आपकी या तो जब किसी चीज़ में बिगाड़ पैदा होता है तो वो बिगाड़ एब्सोल्यूट सिस्टम का हमेशा या तो कांस्टेंट, बिगाड़ नहीं हुआ तो वो कांस्टेंट रहेगा, अगर हो गया स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब है उसमें किसी किस्म की नेकिंग आ गई है तो वो हमेशा इंक्रीज़ रहेगा, ठीक है। तो किसी भी एब्सोल्यूट सिस्टम का जो वो है बिगाड़ या एंट्रोपी है, या तो वो कांस्टेंट रहेगी या तो वो इंक्रीज़ करेगी, ठीक है, इसमें ये कहा गया था। The origin of fate of the universe, Einstein's general theory of relativity on its own predicted that the space-time began at a Big Bang singularity and would come to an end at a Big Crunch singularity। आइंस्टाइन का ख्याल था कि ये जो आपकी दुनिया वजूद में आई है, यूनिवर्स बनी है, ये बिग बैंग सिंगुलैरिटी की वजह से है,
ठीक है। अगर वो कहता है अगर जब एंड होगी तो ये बिग बैंग क्रंच होगा सिंगुलैरिटी का, द होल यूनिवर्स रिकोलैप्स। अब ये जो यूनिवर्स कोलैप्स की यूनिवर्स जब एक्सपेंड की है ना, तो जिस तरह आप इकट्ठा करें और दोबारा एक एक पॉइंट पे लेके आएँ, ठीक है। एक्सपेंड जब वो होगी, पहले तो एक्सपेंड अब सिकुड़ेगी, जब सिकुड़ेगी तो इसको वो बिग क्रंच कहता है, ठीक है। एंड इफ द होल यूनिवर्स सिंगुलर मेक अ ब्लैक होल इनसाइड अ ब्लैक इफ द लोकल रीजन सच ए स्टार वेयर टू बी रिकोलैप्स, ठीक है। इस तरह ब्लैक होल में आपकी ये जो जब उसके पास फ्यूल ख़त्म हो जाता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, हम पीछे पढ़ सकते हैं, जब उसके पास फ्यूल ख़त्म हो जाता है ग्रेविटी के अगेंस्ट वो नहीं लाइट कर सकता, ठीक है। तो वो फिर जैसे कि हीट होती है, अगर हीट इंक्रीज होती जाती है तो वो उसकी एक्सपेंड होता जाता है। जब हीट ख़त्म होती है, टेम्परेचर कम हो जाता है किसी भी स्टार का, जैसे कि सूरज है, तो एक टाइम आएगा कि हमारे पास सूरज आगे है, हमारे पास टाइम आएगा कि सूरज हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसके पास जो हीट है वो जो रोशनी ख़त्म हो हीट ख़त्म हो जाएगी, तो ये रिकोलैप्स होता जाएगा और एक टाइम आएगा कि ये ब्लैक होल बन जाएगा। ठीक हो गया। आगे, At the big at the Big Bang itself, the universe is thought to have a zero size and so have a infinite hot, ठीक है। जब बिग बैंग हुआ था तो यूनिवर्स का साइज जो था वो ज़ीरो था, मगर इन्फिनाइट किस्म की हॉट थी। बट द यूनिवर्स एक्सपैंड द टेम्परेचर ऑफ द रेडिएशन डिक्रीज्ड। जब आपकी यूनिवर्स एक्सपैंड होती जाती है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। 1 सेकंड आफ्टर द बिग बैंग इट वुड हैव फैलन टू अबाउट 10,000 मिलियन डिग्रीज। एक सेकंड बिग बैंग होने के बाद, वो यार एक सेकंड कहाँ कितना हो सकता है वो हम इमेजिन, बट वो इधर कहते हैं एक सेकंड में के बाद आपका जो टेम्परेचर कम हुआ था, आपका उधर यूनिवर्स का 10,000 मिलियन डिग्री कम हो रही, अबाउट 1000 टाइम द टेम्परेचर एट विद द सेंटर ऑफ द सन। अच्छा, ये देखो वो कहता है कि दिस इज अबाउट 1000 टाइम द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द सन। ये टेम्परेचर इतना है कि अगर 1000 टाइम कंपेयर करें सन के सेंटर पे, ठीक है, इतना टेम्परेचर ये एक सेकंड में जाके कम हुआ। बट टेम्परेचर इज हाई दे रीच इन द हाइड्रोजन बम एक्सप्लोजन्स। अच्छा, हाइड्रोजन बम एक्सप्लोजन इतना टेम्परेचर ली, बट द टाइम द यूनिवर्स वुड हैव कंटेन मोस्टली फोटोन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। एट दिस टाइम यूनिवर्स के पास क्या था, फोटोन थे, अच्छा, इलेक्ट्रॉन से एंड न्यूट्रॉन्स से। एक्सट्रीम लाइट पार्टिकल दे आर अफेक्टेड ओनली बाई वीक फोर्स एंड ग्रेविटी एंड देयर एंटी पार्टिकल टुगेदर। इन तीनों के एंटी पार्टिकल टुगेदर विद सम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स एज यूनिवर्स कंटिन्यू एक्सपेंड एंड टेम्परेचर ड्रॉप दैट इट। अच्छा, जब टेम्परेचर ड्रॉप होता गया, यूनिवर्स एक्सपेंड होती गई, तो ये आपके पास न्यूट्रॉन ये कंबाइन बना के ये क्या बनेंगे आगे जाके ये। अच्छा, तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन हैं या एंटी इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, ये जब जब टेम्परेचर लॉस हुआ ना, तो टेम्परेचर जब हो गया कम, तो ये एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन आपस में इनहेट नहीं कर सके, ठीक है, ये आपस में कंबाइन नहीं हो सके। तो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से फिर जब ये जो ऊपर पार्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है, लाइट पार्टिकल्स, ये फिर आपस में कंबाइन होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उस टेम्परेचर पे इन जिस तरह एक पार्टिकल एंटी पार्टिकल एक ख़ास एक टेम्परेचर पे जाके वो आपस में कंबाइन होना तो ख़त्म होता है ना, तो वो उस टेम्परेचर से वो बिलो हो चुके थे, इस वजह से वो नहीं कर सके। दे कुड बी फॉर्म अ डार्क मैटर, ठीक। देखो अब अगर डार्क मैटर को अब क्या डार्क मैटर बेसिकली, मैं तो इधर इसने जिक्र किया हो कि डार्क मैटर बेसिकली ऐसी होती हैं या तो जो यूनिवर्स को एक्सपेंड नहीं करने देती, यूनिवर्स को एक्सपेंड मतलब मज़ीद एक्सपेंड से रोकती है डार्क मैटर, ठीक है। डार्क एनर्जी भी होती है, ठीक है, जो ज़मीन को मतलब इसको घुमाती है, इसको सर्कुलर मोशन में घुमाती है, ठीक है। तो ये डार्क मैटर बेसिकली इसको वो कहता है इलेक्ट्रॉन भी डार्क मैटर हो सकता है। लाइक आई मेंशन अर्लियर द सफिशिएंट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन टू स्टॉप द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स कॉल्ड कोलैप्स अगेन। अच्छा, ताकि यूनिवर्स, अच्छा, एट अबाउट 100 सेकेंड आफ्टर बिग, 100 सेकेंड के बाद टेम्परेचर वुड हैव फॉलन टू 1000 मिलियन डिग्री। द टेम्परेचर इनसाइड द हॉटर स्टार्स एट अ टेम्परेचर फोटोन एंड न्यूट्रॉन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वुड हैव स्टार्टेड टू कंबाइन टुगेदर टू प्रोड्यूस अ न्यूक्लिया ऑफ एन एटम ऑफ ड्यूटेरियम हैवी हाइड्रोजन विच कंटेन 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। आज उसके बाद जब टेम्परेचर इस हद तक कम होता है तो ये आपके पास एक न्यूक्लियाई बनता है और उसके बाद हाइड्रोजन बनता है, प्रोटॉन, deuterium nuclei would have then combined to more proton and,
ठीक है। न्यूट्रॉन टू मेक अ हीलियम न्यूक्लियर, हाइड्रोजन से एक हीलियम न्यूक्लियस बनता है। अ कपल ऑफ हैवियम एलिमेंट्स लिथियम एंड बेरिलियम, और लिथियम और बेरिलियम भी बनता है। ये सारा कुछ कब हो रहा था, जब आपका ज़मीन का जो आपकी जो यूनिवर्स का टेम्परेचर था वो कम हो रहा था, और वो एक्सपेंड, जितना वो एक्सपेंड जल्दी से हो रहे थे उतना ही टेम्परेचर कम हो रहा। अब साइंटिस्ट जॉर्ज, अच्छा, Gamow is a famous paper written in the university. Student of his Ralph to squared a sense of humor. He presented a nuclear scientist hands back to add his, अच्छा, और ये जो आपके पास अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स गैमा पार्टिकल्स हैं, ये बेसिकली 1948 में उनके उसके जॉर्ज साइंटिस्ट जो जॉर्ज थे और उनके जो शागिर्द थे, स्टूडेंट थे, रॉल्फ एल्फर, तो उन्होंने नाम पे ये अल्फ़ा बीटा और गैमा पार्टिकल्स के अपने नाम रखे। अच्छा, नीचे आ जाते हैं। विद इन अ फ्यू और ऑफ द बिग बैंग द प्रोडक्शन ऑफ हीलियम एंड अदर एलिमेंट वुड हैव स्टॉप्ड एंड ऑफ, अच्छा, वो कहते हैं कि कुछ सेकंड के बाद, मतलब कुछ घंटों के बाद ये जो आपके पास प्रोडक्शन ऑफ हीलियम एंड अदर एलिमेंट स्टॉप हो जाते हैं। एंड आफ्टर द नेक्स्ट मिलियन ईयर्स सो द यूनिवर्स वुड हैव जस्ट कंटिन्यू एक्सपेंडिंग विदाउट एनीथिंग मच हैपनिंग, और बस इसके बाद यूनिवर्स सिर्फ एक्सपेंड ही होती जा रही है, अभी भी एक्सपेंड हो रही है। आप देखें ना, हबल टेलीस्कोप 1929 में, जिस तरह वो कहता है कि हमसे ये स्टार एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, अभी भी एक्सपेंडिंग हो रही है। ठीक है, तो कंटिन्यू एक्सपेंडिंग विदाउट मच हैपनिंग, इवेंचुअली वंस द टेम्परेचर हैड ड्रॉप्ड अ फ्यू थाउजेंड डिग्री एंड द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस टू longer have enough energy to overcome the electromagnetic attraction between them, they would have started combining to form a atoms। ये भाई एटम्स का बना है कंसेप्ट। अब देखो, दोबारा से देख लो कि जब टेम्परेचर फ्यू थाउजेंड डिग्री कम हो गया तो उसके बाद आपके पास ये जो आपके पास न्यूक्लियाई थे, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई थे, इनके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि ये एक दूसरे को, मतलब इनके पास ओवरकम एनर्जी नहीं थी कि जिस तरह ये आप रह सकते थे, जिस तरह एक दूसरे के अगेंस्ट थे। बट इनके पास और कोई चारा नहीं थी, इन्होंने आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, और उसके बाद हमें एक, अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन बिटवीन देम, दे वुड हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन, ठीक है, एंड दे वुड हैव स्टार्टेड कंबाइनिंग टू फॉर्म एटम्स। ये, और इसके बाद ये एटम में बनवाए जाते हैं। आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसके अलावा जो हीलियम न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं, region got small enough it would have spinning fast enough to balance the attraction of gravity, and this we dislike rotating galaxy were born other। अच्छा, इसमें कुछ ज़्यादा कोई एलिप्टिकल गैलेक्सीज, मतलब एलिप्टिकल का मतलब ये जो गैलेक्सीज द है, अच्छा, रिलीज मच एनर्जी टू क्रॉस वुड ऑकर डिस्क्राइब इन द coal what happened next is not completely clear but seem like the central region of the star। ठीक होगी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखें, द अर्थ, इधर आ जाए, इधर, द अर्थ वॉज इनिशियली वेरी हॉट एंड विदाउट एन एटमोसफेयर। अर्थ शुरू में कोई बहुत हार्ड थी और इसका एटमोसफेयर भी नहीं था। द टाइम इज कू, अच्छा, ऑफ कोर्स टाइम इट कूल एंड अक्वायर्ड एन एटमोसफेयर फॉर्म द एमिशन ऑफ गैसेज फ्राम द रॉक्स। फिर उसके बाद रॉक्स से गैसेज एमिशंस होती हैं। द अर्ली एटमोसफेयर वाज नॉट इन विच वी कुड सर्वाइव, इस टेम्परेचर में जो हम तो कभी सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, नो ऑक्सीजन भी नहीं थी, एंड लॉज अदर गैस आर पॉइजन टू अस, और भी बहुत गैसेज जो हमें जहरीली थी। हाइड्रोजन सल्फाइड, द गैस दैट गिवन रॉटन एग दैट स्मेल। ठीक है, ये जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड थी। इसी तरह एक और थी, अदर प्राइमेटिव फॉर्म ऑफ लाइफ दैट कैन फ्लोरिश अंडर सच कंडीशन। ठीक है, तो इस तरह का एटमोसफेयर थे, तो ये हमारे लिए फ्लोरिश नहीं था, हमें काबिल थी नहीं था हमारे। अच्छा, हेयर अ फ्यू ऑफ द एरर वुड हैव प्रोड्यूस न्यू मैक्रोमोलेट वर गेन बेटर रिप्रोड्यूसिंग देमसेल्फ। और फिर इसके बाद एक एज स्टार्ट होती है यूनिवर्स की कि वो उसने रीप्रोड्यूसिंग, अपने आप को खुद प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। ठीक है, और अपने खिलाफ जो पॉइजनस गैसेस थी, पॉइजन गैसेस जो भी थी, उनके खिलाफ खुद ही कहते हैं कि ना, इसने लड़ना करे। रिप्रोड्यूसिंग देम सेल्फ, मतलब इसका हमारे मोर कॉम्प्लिकेटेड सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट होता है, और उससे, अच्छा, एंड रिलीज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन रिलीज होती है जिसके लिए वो हमारे लिए फेवरेबल होती है। ठीक है, आगे जाके देखते हैं। द हायर फॉर्म ऑफ लाइफ सच एज फिशेज, रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड अल्टीमेटली द ह्यूमन रेस। और इसके बाद ये चीज़ें आपको नज़र आती हैं ज़मीन पे। वाई वाज द अर्ली यूनिवर्स सो हार्ड, इसमें ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आप अपने टीचर से। वाई डी यूनिवर्स स्टार्ट आउट विद सो नर्ली द क्रिटिकल रेट ऑफ एक्सपेंशन, ये भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने टीचर से। वाई बिग बैंग occurred about 10,000 million years ago, it is take out one long for intellectual being to be evolve। ठीक है, ये आप देख लें कि बिग बैंग कब आया था, 10,000 million years ago।
अच्छा, द एरो ऑफ टाइम, टाइम क्या था, ये कंसेप्ट अभी से भी इसकी अभी तक कोई टोटली प्रिडिक्शन मतलब जिस तरह होते ना कि सच्चाई सामने नहीं आई कि बेसिकली टाइम बिग बैंग से पहले था, अगर था तो वो कहाँ था और कैसा था, और जब बिग बैंग हुआ तो टाइम कैसा था और क्या, मतलब ये अभी तक जो है। अभी पढ़ लेते हैं। व्यू ऑफ द नेचर ऑफ द टाइम हैव चेंज ओवर द ईयर, सो अप टू द बिगिनिंग ऑफ दिस century people believe in an absolute time. This is each even labeled by a number called time in a unique way, and all the good clocks and were agree on time interval between the two events. ठीक हो गया। वन ट्राई टू यूनिफाई ग्रेविटी विद क्वांटम मैकेनिक्स, इतना इसमें क्वांटम मैकेनिक्स का कंसेप्ट है जो। अच्छा, एट फॉरवर्ड एट बैकवर्ड्स, कि आप पास्ट में भी जा सकते हैं, फ्यूचर में भी जा सकते हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम टाइम को रिवर्स में ले लें। हाँ, हम टाइम को इस तरह रिवर्स में लेंगे, अगर हमारे पास लाइट जिस स्टार से आ रही है तो हम उस स्टार को हम देखें ना, लाइट को देखेंगे जहाँ से वो आ रही है तो उधर से हम जाके देखें ना। अगर फर्ज करें हम अपने यूनिवर्स के वो आखिरी स्टार जो जो हमसे कोई मिलियंस ट्रिलियंस लाइट ईयर्स दूर है, हम उस पे जा खड़े होकर देखें तो हम अर्थ को देखें तो अभी अर्थ हमारी बन रही होगी, तब इधर हम वो घूम रहे होंगे। जो जो चीज़ अभी अर्थ बन रही है, जैसे कि हमें रेप्टाइल्स, मैमल्स, ये चीज़ हमें मिल रही है। होमोसेपियंस का भी कोई कंसेप्ट नहीं हुआ होगा। अच्छा, वुड व्हाट हैपन इफ एंड द यूनिवर्स स्टॉप्ड contract began decrease with time, the sort of scientific initial like problems cups gathering themselves together off the floor and jumping back into a table, and why would be able to remember tomorrow precisely and make a fortune on the rock market. व्हाट विल हैपन यूनिवर्स रिक्लैप। अच्छा, यूनिवर्स जब अब एक्सपैंड हो रही है, जब वो रिक्लैप्स होगी तो अब 10,000 ईयर्स, ठीक है, another 10,000 year, but there is a quicker way to find out what will happen. Jump into a black hole, the collapse of the start to form a black। अब जब हमारी अर्थ कोलैप्स होगी तो वो यकीनन जब कूल डाउन हो जाएगी तो वो दोबारा उसके पास ग्रेविटी के पास इतना फ्यूल नहीं हो, हमारे पास इतनी हीट नहीं होगी कि हम उसको ओवरकम कर सकें ग्रेविटी को। तो जब नहीं कर सकेंगे, ओवरकम नहीं कर पाएंगे तो वो रिकोलैप्स होगी, रिकोलैप्स से दोबारा वो ब्लैक होल बन जाएगा। ठीक हो गया, हमारी ज़मीन भी एक दिन ब्लैक होल बन जाएगी भाई। वर्म होल एंड द टाइम ट्रैवल, द लास्ट चैप्टर डिस्कस वाई वी सी टाइम गो फॉरवर्ड एंड डिसऑर्डर इंक्रीज एंड वाई वी रिमेंबर द पास्ट। बट देखो यार, और डिसऑर्डर का ये कंसेप्ट, एंट्रोपी का ये होता है कि आप एक मकान है ना, आपके पास मकान बन गया और उसमें फ़र्क टूट गया और ठीक है, तो वो एंट्रोपी हमेशा बिगाड़ कहीं भी पैदा होगा तो वो हमेशा इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो वो फिर अच्छा अच्छा देखें, आप अगर फिर एफर्ट पुट करेंगे, आप पहले जैसा कभी भी वो घर नहीं बना सकते। ठीक है, अगर आप कोई काफ़ी एफर्ट पुट करने पे जाके आप वो घर खड़ा कर सकते हैं, मगर जो आपने बिगाड़ पैदा कर दिया वो तो हमेशा इंक्रीज़ होगा ही होगा। वाई वी रिमेंबर द पास्ट बट नॉट द फ्यूचर। अच्छा अच्छा, वाई वी रिमेंबर द पास्ट बट नॉट द फ्यूचर, ये भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि हम हमेशा मुस्तकबिल नहीं देख सकते मगर हम अपना माजी याद कर सकते हैं। टाइम वाज ट्रीटेड इफ़ देवर स्ट्रेट रेलवे लाइन ऑन द विच वन कुड बी ओनली गो एंड वन अनदर। वो कहते हैं टाइम को एक ऐसी ट्रेन बता दें कि जो सिर्फ सीधी जाती है, मतलब आगे ही जाती है, पीछे जा ही नहीं सकती। ठीक है, मतलब हम उसके वन डायरेक्शन में जा सकते हैं, जैसे कि हम पास्ट में जा सकते हैं, हम फ्यूचर में नहीं जा सकते। द रेलवे लाइन हैड लूप्स एंड, अच्छा ये भी हो सकता है कि कीप गोइंग फॉरवर्ड बट कम बैक टू अ स्टेशन इट हैड ऑलरेडी पास्ड। इन अदर वर्ड्स, ये कैसे हो सकता है कि हम देख फ्यूचर की बात हो रही है कि एक ट्रेन, हम पहले ही हमें पता है कि इस ट्रेन पे इस पे आना है और फिर वो ट्रेन घूम शूम के दोबारा उसी पॉइंट से गुजरे जहाँ जिसका हमें पहले इसका इल्म हो, तो ये फ्यूचर कहलाएगा। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। H.G. वेल्स ने टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट दिया था, आइंस्टाइन ने भी इस पे एक पेपर लिखा था और वो ये भी कहा था कि नहीं, इसका कोई हकीकत नहीं हो सकती। जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या जनरल रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी, तो उसने फिर उसका कहा था कि टाइम आप बेसिकली पास्ट में आप रिव्यू कर सकते हैं अपनी चीज़ों का, बट एक रिव्यू देख सकते हैं, मगर हम फ्यूचर का अभी तक उसने कोई नहीं, फंडामेंटल लिमिटेशन उसने लगा थी इस पे। ठीक है, कि हम यूनिवर्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मगर कुछ चीज़ें हैं जो हम देखते हैं। अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें बेसिकली हम अपना फ्यूचर देख सकते। वो कैसे कि ब्लैक होल में जाएंगे तो टाइम ज़ीरो हो जाएगा, टाइम फ्रीज हो जाएगा, तो फिर हम जब अर्थ पे आएंगे तो हमें अर्थ पर बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक हो गया, ये तो बेसिकली फ्यूचर दे। इसको ये कंसेप्ट कर एक दो लेडीज़ जा रही थी तो एक किसी और डायरेक्शन में चली जाती है, तो जब वो वापस टुमारो आती है या मतलब रिलेटिव के पास आती है तो उसकी आप सोच लें कि वो कैसी होगी, क्योंकि वो ब्लैक होल में चली गई थी। देयर वाज अ यंग लेडी ऑफ द वीट
and who travel much faster than light. She departed one day and in a relative way and arrived in the previous night, और उसी प्रीवियस नाइट को फिर वापस आ गई जिस राइड हो गई। तो फिर आप देख लें कि वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रही थी, उसके लिए एक दिन कितना था वो देख लें। 1935 Einstein and Nathan Rosen wrote a paper in which they showed the general relativity a law what they call bridges, bridges but which are now known as wormhole। इनको आइंस्टाइन और उसके नैथन रोजन ने एक पेपर लिखा था 1935 में। वो कहते हैं कि आज यूनिवर्स में ब्रिजेस हो सकती हैं, ठीक है। एक हम अर्थ से किसी और जगह पे जाएं कि मे भी हमारे पास ब्रिजेस हों जो हमें स्पीड ऑफ लाइट से भी मैक्सिमम तक ले जाएं और उसके साथ ट्रैवल करें। हमें काफ़ी साल लगने हैं किसी भी स्टार पे जाने के, लाइट ईयर्स लगने हैं, तो वो हम ब्रिज वर्म होल के थ्रू जल्दी पहुंच सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई। अच्छा, द फर्स्ट चैप्टर इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट अ कंप्लीट यूनिफाइड थ्योरी ऑफ। अच्छा, ये स्टीफन हॉकिंग बेसिकली एक ना यूनिफाइड थ्योरी दे रहे थे कि चार फोर्सेस को जमा कर रहे थे, जो वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और उसके अलावा वीक जो ग्रेविटी है और उसके अलावा वीक है, स्ट्रॉन्ग है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इन चार फोर्सेस को बेसिकली जमा करके ना वो एक यूनिफाइड थ्योरी दे रहे थे। बट यूनिफाइड थ्योरी में अगर आप ग्रेविटी को ऐड करते हैं तो वो लय नहीं करती, आपकी ग्रेविटी एक डिफरेंट चीज़ है, ग्रेविटी, ठीक हो गया। ये यूनिफाइड थ्योरी का कंसेप्ट है। अच्छा, वो कहता है कि क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी कंबाइन करेंगे, हमारे पास एक न्यू पॉसिबिलिटी अराइज होगी जिसको स्पेस एंड टाइम को मट फ्रॉम इन्फिनाइट, हम स्पेस एंड टाइम को फिनाइट कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये भी एक टाइप की एग्जाम्पशंस है। अच्छा, ये मुझे सही लग रहा है। अच्छा, विन अच्छा विटकेंस्टाइन ये फिलोसफर है, is the ninth and the fourth for the philosopher annual expect for few specialists. Wittgenstein, most famous philosopher of the century, said the sole remaining task for philosophy is the analysis of language, which have come down from the great tradition of philosophy from the Aristotle to Kant। यार कांट का जिक्र आ गया। कांट अरिस्टोटल को तो पता है, कांट जो थे मॉडर्न फिलॉसफी है। ये कहते हैं कि अगर मॉडर्न इंसान को किसने बनाया तो वो कहते हैं फिलॉसफी में कहते हैं कि इमैनुअल कांट ने बनाया है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इसका काम है कि एक फिलोसोफर का काम है कि वो किसी भी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करे और उसको एनालाइज करे। ये उसकी ट्रेडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको देखे, जैसे कि अरिस्टोटल से कांट तक सफ़र आया है, ठीक है। इस थ्योरी को, अच्छा, इस किताब को बाय करते हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन पहले जर्मनी में रहते थे, फिर जाके हिटलर ने, ठीक है, फिर क्योंकि ये ज़ायोनिस्ट था, ज्यूइश था, तो ये फिर उधर से चला आया, ठीक हो गया। इसने एक बात की कि यार इसको जब कहा गया था कि आप पॉलिटिक्स में आ जाए, तो इसने कहा नहीं यार, इक्वेशंस को और पॉलिटिक्स को आपस में ना इमर्ज ना करो, ये अलग अलग चीज़ है। आइंस्टाइन सेकंड ग्रेस का ज़ायोनिस्ट था और इसने इसको एक ये था कि ये बिब्लिकल आइडिया, और इसके बाद एक दफ़ा इसको ना एक अगेंस्ट आइंस्टाइन ही रिपोर्टेड इफ़ आई वर रॉन्ग। अच्छा, उस जर्मनी में इसके खिलाफ ना 100 बंदों ने ना एक किताब लिखी आइंस्टाइन के खिलाफ, और उस किताब का नाम इंटाइटल 100 ऑथर्स अगेंस्ट आइंस्टाइन। अच्छा, इसने इस पर जवाब देते, इफ़ आई वर रॉन्ग देन वन वुड हैव बीन एनफ। कमाल, अगर मैं गलत हूँ तो सिर्फ एक आदमी ही मुझे गलत कह सकता था, ये 100 आदमी की जरूरत नहीं पड़ती अगर मैं गंदा होता, ठीक है। और 1952 में इसको इसराइल ने प्रेसिडेंट में भी कहा था कि आप प्रेसिडेंट बन जाए, तो इसने भी इनकार कर दिया, और ये कह के इनकार, इक्वेशन आर मोर इम्पोर्टेंट देन टू मी बिकॉज पॉलिटिक्स इज फॉर द प्रेजेंट बट एन इक्वेशन इज समथिंग इज फॉर इटर्निटी, ठीक है। ये कहता है कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो अहम चीज़ है वो मेरे लिए इक्वेशंस है, ना कि मेरे लिए पॉलिटिक्स, क्योंकि ये हमेशा रहने वाली हैं, कभी ख़त्म नहीं होनी। गलीलियो के बाद ये गलीलियो सब कहते हैं कि इनको सबसे पहले पता था बेसिकली सन हमारे सेंटर में, और जबकि बाकी जो स्टार्स हैं वो इसके रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये आइडिया नहीं देता है, नॉइड होता है अरिस्टोटल, और इसके बाद कोपरनिकस थ्योरी को ये सही करता है, और ठीक है। तो ये गलीलियो साहब थे। बस मुझे लगता है इतना ही। ये जी हमारी पूरी बुक का रिव्यू हो गया। सॉरी यार अगर मैं सही डिटेल से नहीं बता सका, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप भी नहीं दे सकते, मैंने काफ़ी मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स ली हैं,
ठीक है। तो वो उनका रिव्यू करेंगे। आप अगर आपके पास कोई अच्छी सी बुक, और अगर कहीं से मिस्टेक हो जाती है, मैं सही से नहीं बता सकता, तो काइंडली मुझे गाइड कर दिया करें कि मैं उन चीज़ों का ख्याल करूँ। ठीक हो गया? क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से ये बुक पढ़ी है, तो वो फिर दोबारा पढ़ते हुए जब तक पिछले बंदा पॉइंट ना पढ़े तो आगे की समझ नहीं आती है। कुछ पॉइंट बंदा अंडरलाइन करता है, तो फिर मैं कोशिश करूँगा आज के बाद मैं इसको ना लिख लिया करूँगा, जो जो पॉइंट पूरी बात होगी अपनी लफ्ज़ों में और कंसाइज़ करके। ठीक हो गया? तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको कोई बुक पसंद है तो उसका बुक का नाम बता दें, मैं उसका रिव्यू कर दिया करूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।